नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबर। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार तैयार। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, डिजिटली होंगे सदन के कामकाज। विपक्ष में तकरार। सत्र से पहले बुलाई गई विपक्ष की बैठक में 24 दल हुए शामिल। आम आदमी पार्टी ने नहीं की शिरकत। उत्तराखंड में धरातल पर उतरा 1 लाख करोड़ का निवेश उत्सव में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। 1271 करोड़ रुपए का परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के विकास में नहीं छोड़ते कोई कसर। साल के अंत तक तैयार होगी स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। तेलंगाना के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अगस्त या सितंबर 2027 तक शुरू होगा बुलेट ट्रेन का परिचालन। भारत बनेगा रेलवे के क्षेत्र में बड़ा एक्सपोर्टर। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के नारे के साथ वाराणसी में शुरू हुआ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल। कहा, युवाओं को नशा मुक्त कर काशी से रखी जा रही है विकसित भारत की नींव। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया एक और अवैध धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा से लापता 2 बहनों के मामले की जांच में हुआ खुलासा। आईएसआईएस के कट्टरपंथी मॉड्यूल पर कर रहे थे काम। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। और सबसे पहले बात संसद के मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें होंगी। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की कोई बैठक नहीं होगी। सरकार इस सत्र में 8 नए विधेयक लाने जा रही है। इसके साथ ही एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। इन मुद्दों की छाया भी संसद के इस सत्र पर पड़ने की संभावना है। वहीं विपक्षी दलों की फूट भी सत्र से पहले एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश और पारित करने की योजना बना रही है। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोहों के कारण संसद की कार्यवाही नहीं होगी। संसद के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों को लोकसभा में लाने की तैयारी कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा के लिए आगे आएंगे। कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद के कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए कई नई पहलें की हैं। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में पारदर्शिता, समावेशिता और संसदीय प्रक्रिया की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इन पहलों को आगे बढ़ाया गया है। सभी सांसदों की सीटों पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस लगाए गए हैं, जिसमें वो डिजिटल तरीके से उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और संसदीय प्रक्रिया अधिक कुशल बनेगी। तो हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से एक ई विधान कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, हमारे देश में जितना विधानसभा है सब में पूर्ण रूप से डिजिटल हो। तो मेरे मंत्रालय स्टेट के असेंबलीज़ के स्पीकर के साथ तालमेल करके असेंबलीज़ में भी पूरा ई विधान का वन नेशन वन एप्लीकेशन इस कंसेप्ट में हम लोग ने लागू किया है। तो अब सारा देश में जितना हमारा असेंबलीज़ है वो सब डिजिटल हो रहे हैं।
इस बीच संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन की आपसी खींचतान फिर से सतह पर आ गई है। भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन में टकराव और बिखराव दोनों दिख रहा है। इंडी गठबंधन के अंदर तकरार और बिखराव दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो इंडी गठबंधन से अलग है। तो हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि से इस संसद के सत्र का प्रभावी और उपयोगी प्रयोग विपक्ष के द्वारा किया जाए। मानसून सत्र की गहमा गहमी के बीच शनिवार को इंडी गठबंधन ने वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक में इंडिया ब्लॉक के 24 दल शामिल हुए। बैठक में मानसून सत्र से संबंधित रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और 8 मुद्दों को प्राथमिकता से लिया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड में निवेश के नए अवसर सामने आए हैं। राज्य के उधमसिंह नगर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। धामी सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग होने पर उत्सव मनाया गया। इस निवेश से राज्य में 81,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। धामी सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग होने पर यहां उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निवेश उत्सव कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के 1271 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड सरकार की ओर से आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्योग समूहों के साथ हुए MOU अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी राज्य में निवेश लाना पहाड़ियों पर चढ़ने जितना कठिन है। धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड के Tier 2 और Tier 3 शहरों तक पहुंचा है। मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब उत्तराखंड के लोग राज्य की मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड बनाने का काम भाजपा के नेता और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जब उत्तराखंड के वासी उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योग के क्षेत्रों में हो रहे 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेशों से उत्तराखंड में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश बताता है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बना है। इस निवेश से राज्य में 81,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र की महाशक्ति बनने की राह पर है। तेलंगाना के दौरे पर आईआईटी हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप तैयार हो जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होगा। भारत जल्द बनेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र की महाशक्ति। इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप हो जाएगी तैयार। दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होगा भारत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तेलंगाना के दौरे पर आईआईटी हैदराबाद के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और जल्द ही भारत दुनिया के शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर देशों में से एक बन जाएगा। The first made in India chip, manufactured in India chip on a commercial scale will be manufactured in this year 2025. The way we have created the talent pool, the way we are promoting the design, and the way we are going deeper into the capital equipment and the materials required for semiconductors, India will become one of the top 5 semiconductor nations in the world. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहली बुलेट ट्रेन का अगस्त या सितंबर 2027 तक परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। The first bullet train project is also rapidly progressing. We should see a bullet train running in 2027, somewhere in August or September. इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ तेलंगाना के काजीपेट में रेलवे वैगन निर्माण इकाई की प्रगति का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने काजीपेट इकाई में सिविल निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा होने और रेल कोच के निर्माण का काम 2026 में शुरू होने की उम्मीद जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत रेलवे के क्षेत्र में बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। This is a mega factory for manufacturing railway coaches. This is state of the art factory. बहुत एकदम modern factory है ये और 2026 में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे। इस मेगा फैक्ट्री का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ कोचेस मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, इंजन्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, यहाँ पर मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजाइन से पूरा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनेगा। अभी 150 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला लोकोमोटिव को फ्लैग ऑफ किया एक्सपोर्ट के लिए। तो अब आने वाले समय में भारत एक बड़ा रेलवे मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे एक्सपोर्टिंग कंट्री बनेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काजीपेट में कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लंबे समय से चले आ रहे सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जब कोई ट्रेन भारत से आए तो उसकी तकनीक बेहतर और लागत कम होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का काशी में आयोजन विशेष है। युवा आध्यात्मिक समिट के नाम पर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन इस आयोजन में शामिल हुए हैं। इस समिट में पूरे देश से आए युवाओं में भारी उत्साह देखा जा सकता है। नशे से युवाओं की मुक्ति, बनेगी विकसित भारत की शक्ति। 2047 तक पूर्ण होगा विकसित राष्ट्र का लक्ष्य। पीएम मोदी के नेतृत्व में युवा बन रहे सशक्त। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, इसी सोच और नारे के साथ वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक आध्यात्मिक संगठन और 500 युवा भाग ले रहे हैं।
20 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित रहीं। युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवा शक्ति ही निभाएगी। युवाओं के द्वारा नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाना है। 5 साल में युवा नशा मुक्त हों, ये हम सबका संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाए। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की ताकत को पहचाना। हम अपने युवाओं की ताकत को जो है ना एकत्रित करके सही दिशा में ले जा करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना लेकर 2047 में चल रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के सपने को साकार करने में हमारे युवाओं की भूमिका को सशक्त रूप से जोड़ा जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सभी मंत्रालय मिलकर नशा जैसे अभिशाप से युवाओं को मुक्त कराने की दिशा में हर संभव कदम उठा रहे हैं। मोदी जी की सरकार एक साथ इस प्रयास में लगी है और खास करके कई मंत्रालय पर यह दायित्व दिया गया है, चाहे वह शिक्षा का हो, खेल का हो, युवा का हो, चाहे सामाजिक कल्याण का हो या गृह मंत्रालय का हो, तो सब मिलकर हम नशा मुक्त भारत अभियान में लगे हैं। जरूर सफलता मिलेगी। इस आयोजन को लेकर युवा भी काफी उत्साहित हैं। नशा मुक्ति अभियान को लेकर युवा सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जता रहे हैं। यहाँ पे हमें आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग यूथ से मिले, अलग अलग उनकी थॉट्स हैं, उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे माननीय मोदी जी ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम ये किया क्योंकि इसमें सारे यूथ आएंगे। मैं यहाँ आके मेरा बहुत आनंदित हो रहा है। मोदी जी का जो थीम युवा को लेकर जो नशा मुक्त करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा है, ये पॉपुलर होगा। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर आधारित सत्र हो रहे हैं, जिनमें नशे की लत को समझना और युवाओं पर इसका प्रभाव, नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क और वाणिज्यिक हितों को तोड़ना, प्रभावी अभियान और पहुंच संबंधी रणनीतियों को डिजाइन करना और 2047 तक नशा मुक्त भारत के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का निर्माण करना शामिल है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने और युवा शक्ति को नशे के खिलाफ एकजुट कर एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देना है। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गुजरात के गिर वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया। यहां उन्होंने जंगल सफारी का आनंद लिया। यहां के जंगल में उन्मुक्त विचरण करने वाले जानवरों और पक्षियों को देखकर वो रोमांचित हो उठे। उन्होंने यहां के प्राकृतिक सौंदर्य और व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हर किसी को जीवन में एक बार अवसर निकालकर भारत की अमूल्य धरोहर गुजरात के गिर को देखने जरूर आना चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यहां के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा कि यह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे गौरव और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने यहां की उत्तम व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन को बधाई दी। गौरतलब है कि एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में फैला हुआ है। यह सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। गिर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ चीतों को पेड़ पे अटखेलियां करते हुए देखा जा सकता है। मोर के नृत्य मन मोह लेते हैं और पक्षियों की कलरव अद्भुत है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे
जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है उससे आसानी से न केवल वनों के बल्कि वन्य प्राणियों के अलग अलग गतिविधियों के लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अत्यंत उत्तम हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 2024 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में इस देश में सभी निर्णय इसके नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को यह निर्देश दे कि उसे अपने मामलों को कैसे संभालना है। All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation, and nations that are a committee. We work in togetherness, we work in tandem. We have mutual respect, diplomatic dialogues. But at the end of the day, we are sovereign. We take our own decisions. उपराष्ट्रपति ने IDES के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो शांति, अहिंसा में विश्वास रखता है, लेकिन चुनौतियों से निपटना भी जानता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बहावलपुर और मुरीदके को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। Taught it well. Chose Bhavalpur and Muridke, and then brought conclusion temporarily. Operation Sindoor is not over. It continues. Some people ask a question: why was it stopped? We are a nation that believes in peace, non-violence, land of Buddha, Mahavir, Gandhi. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर देते हुए लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के शराब घोटाले मामले में ईडी के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और केंद्र सरकार पर विपक्ष को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और वह सोच समझ के कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जनता को धोखा दिया, अनेक घोटाले किए और भ्रष्टाचार के कारण वो अब जेल जा रहे हैं। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और इतने रेपुटेटेड एजेंसी हैं कि सब सोच समझ के कार्रवाई करती है और इसमें अब वो लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। 5 साल सरकार चलाए तो 5 साल पूरा धोखा देने का काम किए। 36 वादा किए थे लेकिन एक भी वादा नहीं पूरा किए। 5 साल पूरे भ्रष्टाचार में प्रदेश को झोंक दिए। आज भ्रष्टाचार के कारण ही तो, अनेक घोटाले के कारण ही तो उनके लोग जेल जा रहे हैं, कुछ लोग बेल में हैं, फिर जेल जाने का सिलसिला भी जारी है। अभी तो और जांच जारी है और कितने लोगों का नंबर लगेगा।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने लगभग 13,000 छोटे कारोबारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें अधिकांश वो लोग शामिल हैं जो रेहड़ी पटरी, छोटी दुकानों या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं। छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों को जीएसटी नोटिस जारी करने को लेकर अब राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना हो रही है। भाजपा ने ऐसे सभी पीड़ित छोटे कारोबारियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की है। भाजपा नेता चलवाडी नारायण स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सड़क विक्रेताओं को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें पहले शिक्षित करना चाहिए था। State government have issued a notices to all the street vendors. Not mentioned anything. Just blindly they issued the notices. Maybe government in future they may withdraw also. That is different. But before issuing the notices, they could have given a time and educated them, the vendors. Now they are all panicky. So we started a helpline. So anybody having a problem with these notices, they can approach by this number. So then our experts will sit there. So they will give the suggestions what to do in future. भाजपा नेता लहर सिंह ने भी छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों को जीएसटी नोटिस जारी किए जाने के तरीके को लेकर मूर्खतापूर्ण और बिना सोचे समझे में जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया। जो आदमी पीड़ित हैं उनके लिए हमने आज एक ये हेल्पलाइन जारी की है, उसके नंबर जारी किए हैं और हमारे आदमी 5 लोग हमेशा तत्पर रहेंगे इसके लिए हेल्पलाइन, और हर जिले में हमारी व्यवस्था रहेगी। इस तरह के कोई अन्याय जो नोटिस देके हो रहा है सरकार के द्वारा, उसका हम प्रतिकार करेंगे। लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण नोटिस दिया गया है। ये केले बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, पानी पूरी वाले, इस तरह के लोगों को इस तरह का नोटिस देना, मैं समझता हूँ कि सरकार जो है और सरकार का जो ये सब अपनी व्यवस्था भूल गए हैं और उनके सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई है। तो जो मुख्यमंत्री जो स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्हें बिना क्यों उनके पास सोचने समझने का वक्त भी नहीं है। जिस तरह की उनकी कुर्सी पर जो संकट आया हुआ है और जैसा डीके कुमार जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए नवंबर में तैयार हैं, तो उनके सोचने की क्षमता भी समाप्त हो गई और इसलिए ऐसा कदम ही उठाए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जेल वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत में कई जेलें गांधी परिवार का इंतजार कर रही हैं। साथ ही कहा कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कई संपत्तियां जब्त कर ली हैं। भारत में कई जेलें गांधी परिवार का इंतजार कर रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने सवाल किया कि राहुल गांधी एक मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि वो तो सिर्फ एक सांसद हैं। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रोजगार, जमीन, संस्कृति पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजना ही कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक बैठक में अतिक्रमणकारियों और जमीन जिहादियों को सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुलेआम उकसाया। उन्हें यह एहसास नहीं था कि जंगल की जमीन पर लोगों का पुनर्वास नहीं हो सकता। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हम देखेंगे कि इस घटना के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन जिम्मेदार है। ग्वालपाड़ा के पैकान रिजर्व वन क्षेत्र में हुई झड़प पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलिस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों की जांच करेगी। अगर हमें लगता है कि कुछ तत्व दंडात्मक कार्रवाई के लिए उकसाते हैं, तो पुलिस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। बिहार में सघन मतदाता पुनरीक्षण भले ही सियासत का केंद्र बना हो और नेताओं के बीच बयानों के तीर चल रहे हों, लेकिन निर्वाचन आयोग सभी पात्र मतदाता और मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी डेडलाइन के 6 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 95.92% मतदाता सूची में शामिल कर लिए हैं।
बिहार में निर्वाचन आयोग सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी डेडलाइन के 6 दिन बाकी हैं और चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 95.92% मतदाता सूची में शामिल कर लिए हैं। यानी 7,57,46,821 मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं, जबकि 32,23,023 फॉर्म आयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 77,895 BLO घर घर जाकर मतदाताओं की गणना फॉर्म भरने और उन्हें एकत्र करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 BLA यानी बूथ स्तरीय एजेंट भी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर लोगों के गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। 25 जून से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बचे हुए मतदाता समय पर अपने EF भर दें और 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट ER में उनके नाम शामिल हों। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। महाराष्ट्र के सांगली जिले का इस्लामपुर अब इतिहास बन चुका है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया है। इस फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बहस की आग भड़का दी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि ये भारत में चल रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा है। उनका कहना है कि देश के कई ऐतिहासिक नामों और पहचान को अतीत में जानबूझकर दबा दिया गया और अब समय आ गया है कि उन्हें फिर से स्थापित किया जाए। बहुत सारे विषय थे, बहुत सारे स्थान थे, बहुत सारा हमारे इतिहास की पुस्तकें थे, बहुत सारे दृष्टांत थे, बहुत सारे घटनाएं थी जिनको सह आशय बदल दिया गया, जिनको सह आशय जिनको मिटा दिया गया, मिटाने के प्रयास किए गए। मुझे लगता है कि एक बार जब वो वापस जीवंत हो रहा है और भारत इस सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है, कल्चर विनाशा के दौर पर गुजर रहा है, इनको स्वस्थ मानसिकता के साथ में देख करके हमारे अतीत के साथ हम जुड़ रहे हैं, उसका रिस्टोरेशन कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये उस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्लामपुर का पुराना नाम ईश्वरपुर ही था। ऐसा है कि इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर हुआ, इसका जो दर्द जयंत पाटिल जी को है वो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है, लेकिन वहाँ का जो मूल नाम है वो ईश्वरपुर था, उसका इस्लामपुर किया गया था। इसलिए जो मूल नाम था वो ही किया जाए, इस प्रकार की मांग लगातार वहाँ के लोग करते थे। इस बीच कांग्रेस नेता असलम शेख ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि नाम बदलने की बजाय शहर की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करिए या जो भी संभाजी नगर बनाइए, सारी चीजें करिए, लेकिन साथ ही साथ उस शहर का भी तो उद्धार करिए। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस बदलाव की मांग कुछ लोगों तक ही सीमित थी और इसे पूरे इलाके की भावना नहीं कहा जा सकता। अब नाम बदल के वो शहर की बहुत समस्या है, वो समस्या में सरकार ने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है और जिसको नीचे से किसी की मांग नहीं थी, लोगों ने मुझे वहां से चुन के दिया है। कम से कम सरकार ने मुझे तो पूछना चाहिए था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिशन अस्मिता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जलालुद्दीन उर्फ जांगूर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह प्रदेश में युवतियों को वरगला कर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। आगरा से लापता 2 बहनों के केस की जांच में ये मामला सामने आया। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। यूपी सरकार के अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने की मिशन अस्मिता के तहत पुलिस ने 6 राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें आयशा उर्फ SB कृष्णा को गोवा से, अली हसन उर्फ शेखर राय को कोलकाता से, ओसामा को कोलकाता से, रहमान कुरैशी को आगरा से, अबू तालिब को खालापार मुजफ्फरनगर, अबू रहमान को देहरादून, मोहम्मद अली को जयपुर, जुनैद कुरैशी को जयपुर, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज को दिल्ली से, मोहम्मद अली को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद और विदेशी फंडिंग के जरिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों में संलिप्त था। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मिशन अस्मिता के तहत इससे पहले भी कई संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। आगरा प्रकरण में पकड़े गए आरोपी विशेषकर युवतियों और नाबालिग लड़कियों को प्यार, नौकरी, आर्थिक मदद और धर्म से जुड़ी भ्रांतियों के माध्यम से फंसाते थे। उन्हें पहले भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया जाता और फिर दबाव या प्रलोभन के जरिए इस्लाम में धर्मांतरण कराया जाता। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। रत्नागिरी तालुका के अरेवरी में समुद्र तट पर गए ठाणे मुमरा के 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। डूबने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। सभी लोग दोपहर की बारिश के बाद आरेवरी के समुद्र तट पर टहलने गए थे। इस दौरान समुद्र में उठने वाली लहर के कारण घूमने गए 4 लोग समुद्र में डूब गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने 81वें स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारियों, कॉलेज के स्थायी कर्मचारियों और वेलिंगटन के स्टेशन अधिकारियों को संबोधित किया। CDS ने ऑपरेशन सिंदूर पर व्याख्यान दिया और भारतीय सशस्त्र बलों के सफल अभियानों के दौरान तीनों सेनाओं के शानदार तालमेल के महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया। जनरल अनिल चौहान ने कॉलेज के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए तीनों सेनाओं के एकीकरण और संयुक्तता की अनिवार्यता, क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता और सेना में किए जा रहे परिवर्तनकारी बदलावों पर जोर दिया। DSSC कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने CDS को कॉलेज में जारी प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कॉलेज में इस समय 45 सप्ताह का 81वां स्टाफ कोर्स चल रहा है। मौजूदा पाठ्यक्रम में 500 छात्र अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 35 मित्र देशों के 45 छात्र भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम ने प्रेस वार्ता कर मारे गए नक्सलियों की पहचान और मौके से बरामद किए गए हथियारों के बारे में जानकारी दी। 18 जुलाई को अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिलने पर CRPF, DRG और STF की संयुक्त टीमों ने व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दोपहर बाद जैसे ही जवान नक्सलियों के संभावित ठिकानों के पास पहुंचे, घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में करीब 24 घंटे तक रुक कर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनके पास से AK-47,
SLR सहित भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग के सामान भी जब्त किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में PLGA प्लाटून संख्या 1 का कमांडर राहुल पुनेम और 5 अन्य नक्सली शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी नक्सलियों पर 8 लाख के इनाम घोषित किए थे। इस मुठभेड़ को अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 18 तारीख को लगातार प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर मुठभेड़ होते रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में जो प्लेटून नंबर 1 की जो कंपनी प्लेटून कमांडर राहुल पुनेम सहित जो संपूर्ण जो प्लेटून के टोटल 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये प्लेटून नंबर 1 के लिए काफी बड़ा एक नुकसान है। वर्तमान की परिस्थिति में संपूर्ण माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अभी भी उनके पास वक्त है हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का उद्देश्य यदि आएगा, उन्हें हम स्वागत करते हैं और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा जो शासन के पॉलिसी के अनुसार उपलब्ध की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामकृष्ण गवई दिल्ली में वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 20 अन्य जज भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मुख्य न्यायाधीश के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए CGI ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण की देखरेख भी बहुत जरूरी है। CGI ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। दिल्ली के PBG ग्राउंड के जिस हिस्से पर वृक्षारोपण किया गया उस विशेष स्थल को न्याय वाटिका का नाम दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और भारत के जो अन्य न्यायालय है, विविध हाईकोर्ट्स, इन सबकी इस देश में पर्यावरण के संरक्षण में तथा इस देश को और हरा बनाने में एक महत्वपूर्ण ऐसा योगदान रहा हुआ है। देश का विकास तो होना ही चाहिए, उसके बारे में कोई दुमत नहीं हो सकता, बट डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? And therefore, the Supreme Court has developed the concept of sustainable development. Development होते समय आज की जो अपनी संपत्ति है, जो वन है, अपने जो धरती है, उसका सिर्फ अपना हक नहीं, अपना ही हक नहीं है, तो अपने आने वाले जो पीढ़ियाँ है, आने वाले जो जनरेशन्स है, उनका भी उतना ही उसके ऊपर हक है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी की साफ हवा और पर्यावरण की जिम्मेदारी हम सभी की है। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए हमें सबको कदम के साथ कदम मिलाकर चलना हो। दिल्ली में साफ हवा हो, इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम चलाई, एक पेड़ मां के नाम पार्ट 2, उसको आज बहुत बड़ा बल मिला है। देश की 10 करोड़ लोगों का जो पेड़ लगाने का संकल्प था, मैं मानता हूं आज के इस कार्यक्रम के बाद इसको और बहुत ज्यादा बल मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित वन महोत्सव अभियान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, वन महोत्सव में माननीय न्यायाधीशों की भागीदारी हर किसी को प्रेरित करने वाली है। मुझे विश्वास है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को इससे एक नई गति मिलेगी। नई दिल्ली स्थित एम्स मेडिकल कॉलेज के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा शनिवार को एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर विषय पर एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और मीडिया कर्मियों को इस बीमारी की गंभीरता, इसके लक्षण, रोकथाम और समय पर जांच के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर्स ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य कैंसर है। यदि समय रहते इसका पता चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। साथ ही बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मीडिया को सही जानकारी देना है ताकि वो आम जनता तक इस विषय को प्रभावी ढंग से पहुंचा सके।
कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक की जा सकती है अगर उसके बारे में जानकारी अगर मासेस को, आम जनता के बीच में एक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इस बीमारी के अराउंड कैंसर मिथ्स इतने ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही फैक्ट्स लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। सर्विकल कैंसर में वैक्सीनेशन ज़रूरत है, स्क्रीनिंग ज़रूरत है, बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि जब भी आप सप्लाई चाहे जितनी भी कर दो, जब तक डिमांड नहीं हो उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। और अवेयरनेस एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की डिमांड को क्रिएट करने का। सो मीडिया से अच्छा सशक्त माध्यम नहीं है। सो ये पूरी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सर्विकल कैंसर और मीडिया, दोनों को हमने करके मीडिया वर्कशॉप रखा। भारत की कृषि व्यवस्था लंबे समय से विविध संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे कम उत्पादकता, असमान ऋण पहुंच, सीमित सिंचाई सुविधाएं और फसल विविधीकरण की कमी। इन समस्याओं को जड़ से सुलझाने और देश के कृषि परिदृश्य में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी। ये योजना 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी और इसे भारत के 100 कृषि रूप से पिछड़े जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। ये योजनाएं 6 वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएंगी और इनका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है। और आपको बता दें कि इस योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके साथ साथ सिंचाई और भंडारण संरचनाओं में सुधार करना भी PMDDKY का उद्देश्य है। साथ ही ऋण सुलभता सुनिश्चित करना, किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं का एकीकरण इसके माध्यम से किया गया है। PMDDKY का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। महत्वपूर्ण उद्देश्य जो इसका है वो हमारे अन्नदाता को आर्थिक रूप से मजबूती देना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। सिंचाई और भंडारण संरचनाओं में सुधार करना, ये इस योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। योजना का संचालन त्रिस्तरीय कार्यान्वयन संरचना के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जिला स्तर पर गठित टीमों के समान राज्य स्तर पर भी टीमें गठित की जाएंगी। इनकी जिम्मेदारी जिलों में योजनाओं के प्रभावी परिवर्तन को सुनिश्चित करना होगा। केंद्रीय स्तर पर 2 टीमें गठित की जाएंगी। एक टीम केंद्रीय मंत्रियों के अधीन और दूसरी सचिव और विभागीय अधिकारियों के अधीन होगी। जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जिले में केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। नोडल अधिकारियों और चयनित जिलों का चयन जुलाई 2025 के अंत तक कर लिया जाएगा और प्रशिक्षण सत्र अगस्त में शुरू होंगे। अभियान की शुरुआत अक्टूबर में रबी सीजन के साथ की जाएगी। प्रत्येक स्तर पर रणनीतिक योजना कार्यान्वयन और समस्या समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। नीति आयोग रणनीतिक मार्गदर्शन, अधिकारियों का प्रशिक्षण और निगरानी डैशबोर्ड विकसित करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। प्रत्येक जिले को एक कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा जो तकनीकी ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करेगा। यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि योजना वैज्ञानिक, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार और व्यवहारिक हो। ये योजनाएं जिले में सभी योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेंगी। प्रत्येक धन धान्य जिले की प्रगति को एक केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड पर 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके ट्रैक किया जाएगा। इसकी मासिक समीक्षा प्रदर्शन का आकलन करने, कमियों को उजागर करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। ध्यान देने योग्य प्रमुख बात यह है कि ये योजना केवल फसल कृषि पर ही नहीं बल्कि फल, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर भी केंद्रित होगी। पैमाने, प्रौद्योगिकी और संस्थागत शक्ति का लाभ उठाकर यह योजना ग्रामीण परिवर्तन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत की कृषि संरचना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास है। ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि ये नीति, योजना, वैज्ञानिक सहयोग और डिजिटल निगरानी को जोड़कर एकीकृत कृषि सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है। इस योजना के माध्यम से भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक, आत्मनिर्भर और टिकाऊ भी बनाएगा। सचमुच ये सबका साथ, सबका विकास की भावना से प्रेरित एक ऐतिहासिक कृषि पुनर्जागरण है। रोम में आयोजित कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक में भारत के श्री अन्न मानक को मान्यता मिली है। ये मान्यता कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा दी गई है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। ये 14 से 18 जुलाई तक इटली के रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित किया गया। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की बारिश आफत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर से दक्षिण तक देश के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बारिश आफत का सबब बन गई है। राजस्थान के अजमेर में मॉनसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से आना सागर झील पूरी तरह भर चुकी है और पानी ओवरफ्लो होकर चौपाटी समेत निचले इलाकों तक पहुंच गया है। लगातार बारिश के चलते झील का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। झील से लगे निचले इलाके जलमग्न हैं। बाजार और गलियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। प्रशासन जल निकासी की कोशिशों में जुटा हुआ है और निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों ने मोर्चा संभाला है और विभिन्न जलमग्न इलाकों में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इतना जल भराव नहीं है, ये एस्केप चैनल का एडिशनल वाटर आ रहा है, इसलिए जल भराव है यहाँ पे और ये निकल जाएगा। अभी 16 फीट के आसपास लेवल है। तो कालाबाग की 2 गलियाँ हैं जिनमें पानी भरा है, बाकी किसी जगह पे जल भराव नहीं है। ओवरफ्लो इसमें करीब 30 इंच गेट खुले हुए हैं और आवश्यकता अनुसार इसको कंट्रोल करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कम कर देंगे। ये फाइसागर से पानी आ रहा है एडिशनल। फाइसागर का भी ओवरफ्लो चल रहा है। लगभग 10 इंच 9 इंच 8 से 9 इंच बारिश हुई है कल 24 घंटे के अंदर, इसलिए पानी ज़्यादा है। लगभग 30-40 लोगों को निकाल लिया बाहर। लगभग 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं राजस्थान के पाली में भी आसमान से आफत बरस रही है। रात भर की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें पानी में डूबी नजर आईं और कई दुकानें जलभराव की चपेट में आ गई हैं। 400 से 500 घर हैं जिन घरों के आसपास पूरा पानी भर गया और 4 से 5 फीट का पानी है। और यथावत कल सुबह से सारे पंप चालू हैं, पानी बरोबर निकलने का प्रयास हो रहा है, पर बारिश के कारण बरोबर पानी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। काजी का नाला है, उसको नाली को नीचे कर दिया है। इसका भराव क्षेत्र यहाँ से आता है और जब बैक वाटर वापिस आना सागर में भर जाता है तो ये बैक वाटर वापिस चले जाता है। उससे सारी कॉलोनी वालों को दिक्कत हो रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है साहब। यहाँ तक ये मान लीजिए कि आप ये गर्दन तक भी पानी है कई जगह तो, और कई परिवार अभी भी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ ये मान लीजिए कि आप सुबह से करीब 50 जनों को जो है वो रेस्क्यू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी भारी बारिश ने दस्तक दी है। हेस्टिंग्स क्षेत्र में गली मोहल्ले जलमग्न हैं। राहगीरों को घुटनों तक पानी में चलना पड़ रहा है। चेन्नई के गोपालापुरम क्षेत्र में लगातार बारिश से मौसम सुहावना तो जरूर हुआ है, लेकिन यातायात पर असर पड़ा है। कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है। वहीं कर्नाटक के तटीय शहर बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश ने शहर को भिगो डाला है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी तटीय क्षेत्रों तक अगले 6 से 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 23 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी तूफान और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के माहे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी है। मॉनसून जहां राहत लेकर आता है, वहीं अतिवृष्टि के हालात संकट का रूप भी ले सकते हैं। मौसम की मार ने
देश के कई हिस्सों में जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन सावधानी और सतर्कता अब सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के फलोदी में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 किलो मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। यह आयोजन बाप तहसील के बड़ी सीट गांव में हुआ। केंद्रीय मंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत अभियान के तहत जो लक्ष्य तय किए गए, उसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। Today what we have achieved, 50% हमारा ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है, भारत का जो एनर्जी कैपेसिटी है, एनर्जी प्रोडक्शन का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसमें भारत ने दुनिया को कमिट किया था, वचन दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा एनर्जी का जो डिमांड है वो डिमांड हम पूरा करेंगे। तो 3-4 दिन पहले आंकड़ा आ गए हैं, वो पूरा हो गया अभी, लेकिन इस ट्रैजेक्टरी को आगे हमको ऐसे ही रखना है। स्पेन की टीम ने महिला यूरो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने स्विट्जरलैंड को मात दी। विश्व चैंपियन स्पेन की नजर पहली बार महिला यूरो चैंपियन बनने पर है। स्पेन की टीम 1997 के बाद पहली बार महिला यूरो के सेमीफाइनल में पहुंची है। नाइजीरिया ने महिलाओं के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नाइजीरिया ने जाम्बिया को 5-0 से मात दी। नाइजीरिया रिकॉर्ड 9 बार की चैंपियन है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।